नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जनरल स्टडी एक्सप्रेस के इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जियोग्राफी पार्ट 3 की, जहां हम डिस्कस करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है? भाई, ये तो पॉसिबल नहीं था कि जो वैज्ञानिक हों वो किसी भी माध्यम से नीचे तक पहुँचे हुए हों और उन्होंने जानकारी बताई हो। ना ये कभी पॉसिबल हुआ है ना पॉसिबल होगा, क्योंकि वहाँ पर तापमान बहुत ज़्यादा होता है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी हमें मिलती है सबसे पहले आंतरिक भाग की तापीय एवं दाबीय दशा से, भूकंपीय तरंगों के अध्ययन से, विभिन्न परतों के अध्ययन से, भूकंपीय तरंगों के व्यवहार से, ज्वालामुखी उद्गार से और ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त उल्काओं के अध्ययन से। ये परोक्ष वैज्ञानिक प्रमाण हैं जिनके द्वारा हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त होती है। भूकंपीय तरंगों के बारे में बात करें हम तो सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है। भूकंपीय तरंगों के लक्षण ठोस, द्रव्य और गैस तीनों में अलग अलग होते हैं। 3 तरह के भूकंपीय तरंगे होती हैं: पी तरंगे, एस तरंगे एवं एल तरंगे। पी तरंगे मतलब प्राइमरी वेव्स या फिर प्राथमिक तरंगे। एस तरंगे मतलब सेकेंडरी वेव्स या द्वितीयक तरंगे। और एल वेव्स मीन्स होता है सरफेस वेव्स, पृष्ठीय या सतही तरंगे। अब अगर हम बात करें माध्यम की कि कौन सी तरंग किस माध्यम में विचरण करती है, तो जो प्राइमरी तरंग होती है, पी तरंग होती है, वह ठोस, द्रव्य एवं गैस तीनों में विचरण कर सकती है। एस तरंगे जो होती हैं वे केवल ठोस में विचरण करती हैं और एल तरंगे जो होती हैं वे धरातल के समीप विचरण करती हैं। अब अगर इसके बाद हम बात करें तीव्रता की, तो सबसे कम तीव्रता होती है पी तरंगों की और सबसे अधिक तीव्रता होती है एल तरंगों की। एस तरंगों की तीव्रता पी से अधिक होती है और एल से कम होती है। इसके बाद अगर हम बात करें विस्तार की, तो सबसे कम विस्तार होता है पी तरंगों का और सबसे अधिक विस्तार होता है एल तरंगों का। प्राइमरी तरंगों का विस्तार सबसे कम होता है, एल तरंगों का विस्तार सबसे अधिक होता है। प्राइमरी तरंगों की तीव्रता सबसे कम होती है, एल तरंगों की तीव्रता सबसे अधिक होती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है: भूपर्पटी, मेंटल एंड कोर। भूपर्पटी मतलब क्रस्ट, मेंटल और कोर। पृथ्वी की सबसे बाहरी संरचना इस डायग्राम में आप देखेंगे तो सबसे पहले क्रस्ट है, फिर मेंटल को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, अपर मेंटल और मेंटल। इसी तरह कोर को भी 2 भागों में बांटा गया है, आउटर कोर और इनर कोर। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है: भूपर्पटी या फिर क्रस्ट, फिर मेंटल, देन कोर। सबसे पहले देखते हैं हम भूपर्पटी के बारे में। भूपर्पटी या क्रस्ट पृथ्वी की सबसे बाहरी सतह भूपर्पटी कहलाती है और पृथ्वी की सबसे बाहरी भाग ठोस होता है। इसका विस्तार, अगर हम इसकी औसत मोटाई की बात करें तो 33 किलोमीटर होती है। महाद्वीपों में इसकी औसत मोटाई होती है 48 किलोमीटर और महासागरों में भूपर्पटी की औसत मोटाई होती है 5 किलोमीटर की। महाद्वीपीय भाग जो होता है वह हमारा ग्रेनाइट चट्टानों से बना होता है, जबकि महासागरीय भाग बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित होता है। ठीक है। इस डायग्राम में देखेंगे सबसे पहले क्रस्ट है हमारा, 0 से 100 किलोमीटर की औसत मोटाई होती है। उसका विस्तार आप देखेंगे नीचे मेंटल स्टार्ट होता है, उसके पहले तक है। ठीक है। क्रस्ट के बारे में हम बात करें अगर, तो महाद्वीपीय परत जो होती है वो हमारे निर्मित होती है सियोल से। सियोल मतलब सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम से, SiAl, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम से। वहीं महासागरीय परत जो होती है वो हमारी निर्मित होती है सीमा से, SiMa, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। ठीक है। भूपर्पटी में तीनों तरंगों का प्रभाव होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एवं एल वेव्स का। और अगर हम बात करें भूपर्पटी या क्रस्ट में पाए जाने वाले कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो सबसे पहला स्थान आता है ऑक्सीजन का, उसके बाद नंबर आता है सिलिकॉन का। कभी कभी यूपीएससी या एसएससी के एग्ज़ाम में आपको 4-5 ऑप्शन दे दिया जाता है, ये पूछा जाता है कि इन्हें आप सही क्रम में लगाइए। तो पृथ्वी की क्रस्ट में पाए जाने वाले तत्वों में सर्वाधिक मात्रा ऑक्सीजन की होती है, 46.8। उसके बाद नंबर आता है सिलिकॉन का, 27.7। उसके बाद आता है एल्यूमिनियम, फिर लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एवं अन्य।
ठीक है, तो इन्हें याद कर लीजिएगा क्योंकि आपके एसएससी और यूपीएससी में एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आता है। तो पृथ्वी के क्रस्ट में पाया जाने वाला सर्वाधिक तत्व है ऑक्सीजन। इसके बाद अगर हम बात करें मेंटल की, तो भूपर्पटी के ठीक नीचे वाली जो परत होती है वो हमारी होती है मेंटल। ये भी ठोस होती है और इसकी औसत मोटाई होती है लगभग 2900 किलोमीटर तक। प्राइमरी एवं सेकेंडरी दोनों तरंगों का पारगमन मेंटल में होता है, दोनों तरंगें यहाँ से गुजर सकती हैं। और मेंटल जो होता है यह अधिक घनत्व वाली ठोस चट्टानों से निर्मित होती है कंपैरिजन टू भूपर्पटी या फिर क्रस्ट। ठीक है, तो मेंटल के चट्टानों का घनत्व अधिक होता है। अब अगर हम रासायनिक संगठन के आधार पर मेंटल को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, मध्यमंडल एवं दुर्बल मंडल। मध्यमंडल की हम अगर बात करें, इस डायग्राम में देखते हैं, यहाँ पर मेंटल को दो भागों में डिवाइड किया गया है, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। रासायनिक संगठन के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया जाता है, मध्यमंडल और दुर्बल मंडल। मध्यमंडल ठोस होता है और दुर्बल मंडल का निचला भाग ठोस होता है, लेकिन उसका जो ऊपरी भाग होता है वह आंशिक रूप से पिघला हुआ होता है। इसके बाद अगर हम बात करें कोर की, तो कोर का विस्तार सबसे आंतरिक परत होती है। ये पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत कोर होती है। इसका विस्तार 2900 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र तक होता है। कोर को दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है, बाहरी सीमा और आंतरिक सीमा। बाहरी सीमा जो होती है वह तरल अवस्था में होती है, लिक्विड में होती है, और जो आंतरिक सीमा होती है वह ठोस अवस्था में होती है। और इस आधार पर हम ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर एस तरंगे होंगे या पी तरंगे। कोर में क्या होता है, यहाँ पर आपकी जो एस तरंगे होती हैं वह लुप्त हो जाती हैं और पी तरंगों के वेग में कमी आती है। ठीक है, पी तरंगों के वेग में कमी आती है और एस तरंगे लुप्त हो जाती हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि कोर की बाहरी सीमा लिक्विड अवस्था में है, द्रव्य अवस्था में है। ठीक है, पर जब हम गहराई में जाते हैं, 5150 किलोमीटर की गहराई पर पी तरंगों के वेग में वृद्धि हो जाती है, और पी तरंगों के वेग में वृद्धि होने से हमें यह पता चलता है कि कोर का जो आंतरिक भाग है वह ठोस अवस्था में है। ठीक है, हमने इसके पहले देखा है कि पी तरंगे जो होती हैं वो तीनों अवस्थाओं में गति कर सकती हैं। उनका जो माध्यम है ठोस, द्रव और गैस, और एस तरंगे केवल ठोस में करती हैं। ठीक है, तो जब एस तरंगे लुप्त होती हैं तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर ठोस नहीं है, इसलिए जो बाहरी सीमा है वह लिक्विड अवस्था में है। इस डायग्राम में अगर हम देखें तो यहाँ पर कोर को दो भागों में डिवाइड किया गया है, आउटर कोर और इनर कोर। 2900 किलोमीटर से 6378 किलोमीटर तक इसका मतलब पृथ्वी के केंद्र तक इसका विस्तार है। और आउटर कोर जो है वो हमारा लिक्विड है, लिक्विड स्टेट में है, और इनर कोर सॉलिड में। लिक्विड स्टेट में है कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एस तरंगे लुप्त हो जाती हैं, केवल पी तरंगों का पारगमन होगा। और अगर आंतरिक सीमा हमारा सॉलिड है तो यहाँ पर क्या होता है, पी तरंगों के वेग में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, और पी तरंगों के वेग में वृद्धि होने का मतलब है इनर कोर का सॉलिड होना। ठीक, आई होप आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे चट्टानों के प्रकार की। चट्टानों के प्रकार मतलब आग्नेय चट्टानें, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट, मेटामॉर्फिक रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, इनके बारे में। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।